आज के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है और इस कक्षा का आज का जो भाव है वह 2024 जो 26 मई को प्रीलिम्स एग्जाम होगा उस किले को, या यूं कहा जाए उस परीक्षा में कैसे क्रैक करेंगे, कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। बहुत ही कम समय में, बड़ी बात नहीं करेंगे, बड़ी सामान्य सी बात है, हम कक्षा में करते रहते हैं, जनरली बताते रहते हैं। उन्हीं बातों के साथ कुछ इनपुट आपको मिल जाए ताकि आप उसका लाभ ले पाए, यही दृष्टिकोण आज की कक्षा का है। यह कक्षा लाइव है, कोई भी प्रतियोगी, कोई भी विद्यार्थी इसको देख सकता है और बहुत कम समय की कक्षा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम अगर प्रारंभिक परीक्षा के, चूंकि ये कक्षा का भाव है कि प्रारंभिक परीक्षा 2024 की पूरी रणनीति आप बहुत कम समय में यानी 30 मिनट में कैसे समझें। बेसिक एस्पेक्ट में जाएंगे तो मैं चाहूं तो बोर्ड पे भी जाके ये बात को समझा सकता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, कभी आगे आऊंगा, दोनों प्रसंग में ये काम चलता रहेगा। आप इस नजरिए से इसको दो फॉर्म में डिवाइड करके चलें। देखे होंगे जनरली विद्यार्थी के तैयारी में कुछ चीजें अनुकूलन के साथ साथ कुछ ऐसा धसाव और ऐसा दबाव चलता रहता है जिसके कारण या तो सिलेबस ठीक से समझ नहीं पाता या पढ़ता है तो पूरा भी नहीं कर पाता। एक तो सिलेबस के कुछ हिस्सों को समझना, पूरा ना पढ़ पाना, एक होता है पूरा पढ़ पाना और ठीक से कहीं से भी ठीक से ना समझ पाना। हमने अपने तजुर्बे में पाया कि प्रतियोगी बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से चीजों के बारे में अपनी राय बना लेता है, जबकि अगर इसको एनालाइज करें, थोड़ा सा डेरिवेट फॉर्म में ले जाएं, इट मीन्स कि एक इंटेंसिव एनालिसिस में ले जाएं, तो आप चार प्रकार के इनके सवालों को देखेंगे प्रीलिम्स। एक वो सवाल होते हैं जो फैक्ट बेस होते हैं। अगर हम इसको डिवीजन करके चले, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड का सहारा लेंगे, आप लोग फटाफट इसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक 4 सेक्शन यानी 3 लाइन में यहाँ पे खींचूंगा, ये 4 सेक्शन बनेंगे। फर्स्ट सेक्शन आप क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीलिम्स के मोटिव से मैं बात कर रहा हूँ, केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। हालांकि हमारा ये मत रहा है कि प्रीलिम्स अपने आप में इकलौता एग्जाम नहीं होता। प्रीलिम्स दरअसल मेंस के सूत्रों पर आधारित है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, एक छोटा सा सवाल है बट वो 2 पेज में हल करते हैं, उसी तरीके से सवाल बहुत छोटा होता है, उसका विकल्प भी दिया गया होता है, लेकिन उसकी पूरी परिधि, उसकी पूरी अवधारणा मुख्य परीक्षा के इर्द गिर्द होती है। इसलिए जो प्रतियोगी मुख्य परीक्षा के मामले में तारतम्य ठीक रखता है, कंसेप्ट सही रखता है, इंटेंसिव बिहेवियर सही रखता है, एनालिटिकल अप्रोच दुरुस्त रखता है, यूं कहा जाए सब्जेक्ट पर अच्छी खासी पकड़ रखता है, तो वो प्रारंभिक परीक्षा से पार पाना उसके लिए आसान होता है। देखे होंगे कि 100 सवालों में जनरली 50-52 क्वेश्चन आपका माइनस मार्किंग वगैरह हटा के जनरल स्टडीज में हो जाए तो आप मेरिट की ओर होते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा के दावेदार बनते हैं। लेकिन एक जनरल व्यू ये रहता है कि भाई कहाँ से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, हिस्ट्री में क्या, ज्योग्राफी में क्या, पॉलिटी में क्या, इकोनॉमी में क्या, साइंस टेक में क्या, करंट अफेयर्स में क्या। तो जनरली देखे क्या होंगे, करते रहते हैं स्टूडेंट करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहता है, बहुत समर्पित रहता है, यानी करंट अफेयर से उसका अफेयर जो होता है ना वो ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग होता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि हालांकि हम ये बात को एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन किसी साल ऐसे भी हुए करंट अफेयर्स अगर आप एक भी ना जानते हो तब भी कोर सब्जेक्ट से आप चयन लिए हैं। यानी करंट अफेयर्स आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। सुबह का अखबार आपका हिस्सा है, न्यूज़पेपर मैगजीन आपका हिस्सा है, थोड़ी मोड़ी जानकारियां आसपास का लेना ये तो मानव प्रवृत्ति का भी हिस्सा है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते हैं वो भी आसपास के चीजों से, यानी कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, फलस्तीन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया में क्या हो रही, क्या स्ट्रेटजी हो रही, क्या पॉलिसी हो रही है, कौन सीएम बन रहा है, कहाँ इलेक्शन हो रहा है, या जो भी, चाहे इन्वायरमेंट से जुड़ा हो, चाहे पृथ्वी सम्मेलन से जुड़ा हो, किसी भी तरीके के इशूज हो, किसी तरीके के कह सकते हैं सकारात्मक नकारात्मक मुद्दे हों, उन सब से सिविल सर्विसेज का प्रतियोगी ही नहीं, कुछ जो जागरूक लोग हैं वो सब भी संलग्न रहते हैं। यानी कि यह इंफॉर्मेशन हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा है, ठीक है ना। दिनचर्या के इस हिस्से के बीच से अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक प्रकार से कहा जाए तूल देंगे तो आपका समय ले जाता है। तो अखबार कितना पढ़ना चाहिए, मैगजीन कितना पढ़े, मैगजीन तो 1 महीने की होती है, अखबार रोज का होता है।
भाई आधा घंटे 45 मिनट में आप अखबार को खत्म कर लीजिए। आधा घंटे 45 मिनट अगर आप रोज मैगजीन पढ़ें तो 30 दिन में 1-2 मैगजीन पढ़ते होंगे, योजना पढ़ते होंगे या कोई और भी मंथली जो आप मैगजीन लेते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे विषय आपके पास होते हैं जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे यूट्यूब में चले जाते हैं या किसी का लेक्चर सुनने लगते हैं, जैसे हमारा ही लेक्चर आप सुनने लगे होंगे। तो ये सब चीजें कितनी देर के, इसीलिए तो बोला इसको 30 मिनट। अब अगर इसी को मैं 2 घंटा बोलता रहूंगा तो आप बोर भी हो जाएंगे और मैं उसी बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। हालांकि अनुभव के नाते मैं नई नई बातें आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन इतना वजनदार, इतना इतना दबाव वाला बात क्यों करना भाई। तो जो स्ट्रेटजी एस्पेक्ट है, हमने क्वेश्चन के, जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन के मोटिव हैं, उसमें 4 एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन, क्योंकि समाधान तो आपको क्वेश्चन का ही करना है ना, समस्या का समाधान करना है। और समस्या के समाधान के लिए जो आपका नैरेटिव है वो करेक्ट होना चाहिए। आपको फैक्ट समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है, आपको एप्लीकेशन समझना है, आपको इंटेंसिव एनालिसिस समझना है। अगर इस नजरिए से आप देखें तो यहाँ पर पहला आता है फैक्ट, दूसरा आता है कंसेप्ट, और तीसरा आता है एप्लीकेशन, और चौथा आता है इंटेंसिव एनालिसिस। अगर इस चारों को एनालाइज कर लें तो आप पाएंगे कि जो सिविल सर्विसेज है ना, इन्हीं 4 के इर्द गिर्द घूमता है। उसके जो 100 सवाल हैं, इसी 4 तरीके के। कुछ सवाल ऐसे होते हैं फैक्ट बेस्ड हैं, हालांकि सिविल सर्विसेज एकदम से ऐसा नहीं देता है कि फट से आप समझ जाइए, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप बहुत देर में समझें। फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, कंसेप्ट ओरिएंटेड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, इंटेंसिव एनालिसिस ओरिएंटेड, 4 टाइप के ही सवाल आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। अब 4 टाइप के इस सवाल के लिए सब्जेक्ट क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव फॉर्म में चले जाएं, यानी कि सब्जेक्ट जो सिलेबस आप जिसको कहते हैं, तो आप इसमें पाएंगे हिस्ट्री है, आप इसमें पाएंगे जियोग्राफी है, आप इसमें पाएंगे पॉलिटी है, आप इसमें पाएंगे इकोनॉमी है, आप इसमें पाएंगे साइंस एंड टेक है। ठीक, ये कोर सब्जेक्ट है। हमने जो 5 सब्जेक्ट लिखा ये कोर सब्जेक्ट है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रीलिम्स में कोर पे पहले दीजिए जोर, ये मेरा स्लोगन, कोर पे पहले दीजिए जोर। अगर आप कोर सब्जेक्ट पे जोर दे रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स में निकलने की संभावना, जो स्पीड है, जो गति है, वो तेजी से बढ़ जाती है। देखिए हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में जाएंगे तो बांट सकते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कह सकते हैं, इंडियन मूवमेंट कह सकते हैं। अब इसमें अगर आज की तारीख में देखें, आप 12 दिसंबर में हैं और 26 मई के बीच में आप देखेंगे तो कुल मिला के कितना टाइम, हार्डली आपके पास 6 महीने का टाइम। इस 6 मंथ के टाइम को अगर आप डिवाइड करके देखें, मान लो एक न्यू प्रिपरेशन में है, हालांकि टाइम थोड़ा कम है, बट अगर कोई न्यू, जैसा कि हमने बोला कि इसका बेस्ड मेंस एग्जाम है, अगर कोई प्रीलिम्स पढ़ के प्रीलिम्स निकालता है तो थोड़ा हम इसको मुश्किल मानता हूं। अगर मेंस पढ़ के प्रीलिम्स में जाता है तो ये आसान हो जाता है। तो यानी कि मेंस की तैयारी किया जाए तो प्रीलिम्स के लिए रास्ता ज्यादा क्लियर कट होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इसमें 4 बातें बताया। अगर आप केवल प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो जनरली आप फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट ओरिएंटेड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, अब इंटेंसिव एनालिसिस ओरिएंटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंस के उस भाव को समझते हैं। और क्वेश्चन का जो प्रकृति है, यानी कि जो क्वेश्चन का जो नेचर है, वो केवल फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो छोटे कंपटीशन में आते हैं कि ये प्लासी का युद्ध कब हुआ, तराइन का कब हुआ, कब इब्राहिम लोदी आया, कब फलाना आया, कब गोरी आया, कब गजनवी, ये मान लो इतिहास में है, या संविधान का आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, बोलने का अधिकार कहाँ है, ये सब चीजें तो सिविल सर्विसेज में कोई ये तो जानना ही है। ये तो जनरल जैसे होता है कि ये नमक है मिर्च है, ये वाली थ्योरी है। लेकिन जो एक व्यंजनात्मक जो तौर तरीका सिविल सर्विसेज का है, जहां पर आपकी मेहनत का पूरा अवधारणा और भाव झलकता है, वो मुख्य परीक्षा से दिखाई देता है। और वो मुख्य परीक्षा के भाव में जाएंगे तो वहां फैक्ट भी है, वहां कंसेप्ट भी है, वहां एप्लीकेशन भी है, वहां इंटेंसिव एनालिसिस भी है, वहां पर भी आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस टेक है। तो ये जो पूरा ताना बाना है, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट में केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं, यही सब्जेक्ट इन दोनों को मिला देते हैं तो मेंस का जो फर्स्ट पेपर बन जाता है। अगर पॉलिटी को देखें तो सेकंड पेपर हो जाता है, इकोनॉमी और साइंस टेक को देखें तो थर्ड पेपर हो जाता है। तो ये जो पेपर आप पढ़ते हैं उसका इंटेंसिव एनालिसिस, एप्लीकेशन और कंसेप्ट अगर नहीं है तो प्रीलिम्स में आप कितने सवाल कर पाएंगे। प्रीलिम्स में फिर हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसे सवाल कर पाएंगे जो आप काफी मात्रात्मक आप चयन के लिए जाने जाएं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है
कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला है जो आपको जानना है, फैक्ट है, कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है, इंटेंसिव एनालिसिस से 4 टाइप में। तो क्वेश्चन का तरीका कुछ और हो सकता है, कथन कारण के सवाल हो सकते हैं, कोई 3-4 दे दिया उसमें से एलिमिनेट और एसिमिलेट थ्योरी हो सकती है। इस तरीके के अलग अलग टाइप के सीधे सीधे 4 विकल्प दे दिया उसमें से एक चुनना है। ये कोई भी सवाल का कोई भी सवाल के प्रारूप से मत घबराइए। आप अगर कंसेप्ट, एप्लीकेशन, इंटेंसिव एनालिसिस में करेक्ट है, फैक्ट को उसके साथ ताना बाना बुन लेते हैं और आपने उस परिधि को ठीक से समझा है, दौड़ भाग किया है। भैया क्रिकेटर होता है 22 गज में उसको दौड़ना है, लेकिन दौड़ते दौड़ते देखे होंगे वो कभी कभी बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि वो जिस स्पीड से दौड़ेगा उतने थोड़े आगे जाकर रुकेगा। तो रन तो ले चुका है, वहां पहुंच चुका है, लेकिन चूंकि इतनी स्पीड से दौड़ा था कि 10 कदम और आगे चला जाता है। उसी तरीके से जब आप इंटेंसिव एनालिसिस में होते हैं, कंसेप्ट में होते हैं और आप एप्लीकेशन में होते हैं, तो आप सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं होते हैं, आप मेंस में होते हैं। और आप प्रीलिम्स करते करते या मेंस करते करते पूरा प्रीलिम्स कर लेते हैं। मेरा तो यही भाव है कि आपकी स्पीड मेंस की होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट मेंस का होना चाहिए, आपका कंसेप्ट, आपका एप्लीकेशन और इंटेंसिव एनालिसिस होना चाहिए, फैक्ट भी होना चाहिए। उसी के भीतर में मेंस, जैसे घर के भीतर में ड्राइंग रूम भी है, किचन भी। अब आप कहिए कि हम जा रहे हैं किचन में, सड़क से बोलिए कि मैं किचन में जा रहा हूं, आप ये बोलते मैं घर में जा रहा हूं। जैसे आप घंटा घर पे हैं, कोई पूछा क्या भाई कहाँ जा रहे हो, बोले अब यार मैं घर जा रहा हूँ। और घर में जाते ही आप किचन में जाए तो उसको वहां थोड़ी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ किचन में। किचन इज अ पार्ट ऑफ होम, हाउस। उसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पार्ट ऑफ सिलेबस हैं। और ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का अलग सिलेबस है, मेंस का अलग सिलेबस। जो मेंस का सिलेबस है उसी में से प्रीलिम्स का भी सिलेबस। अब एथिक्स आपका मेंस है बट इसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट नहीं है, क्या इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, क्या गवर्नेंस की चीजें नहीं है, क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, क्या है। तो आप आईआर भी मेंस में पढ़ते हैं, गवर्नेंस भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, साइंस टेक भी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज मेंस में भी पढ़ते हैं, और भी चीज पढ़ते हैं, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सारी चीजें आप पढ़ते रहते। बस इन चीजों का जो पूरा ताना बाना है वो प्रीलिम्स में लेके आइए। प्रीलिम्स में लेके आने से आप जानते हैं प्रीलिम्स कब खतरे में होता है, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। क्योंकि जब आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हमें कंसेप्ट पे, एप्लीकेशन पे, इंटेंसिव एनालिसिस पे डाउट होता है कि आपका तैयार भी है कि नहीं। लेकिन यही जब मेंस में जाते हैं तो ये सारी चीजों से परिपूर्ण होते हैं। फिर यही सब्जेक्ट जब प्रीलिम्स में उठा के लाते हैं और उसके क्वेश्चन का जो स्वरूप है, अगर इंटेंसिव एनालिसिस कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया तब आप बाजी मार लेते हैं। नहीं तो कितनी बार यार प्लासी का युद्ध, तराइन का युद्ध, गर्जनी गोरी, और ये आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, प्रेस की स्वतंत्रता कहां है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, ये कितना पूछेगा, पूछता है क्या। सिविल सर्विसेज का ये नाजुक मोड़ नहीं है, सिविल सर्विसेज का एक बहुत ही बीहड़ मोड़ है। और वो मोड़ क्या है, कोर सब्जेक्ट। कोर पे दीजिए जोर और तब लीजिए सिलेक्शन। हमारा नारा है प्रीलिम्स को से पार पाने के लिए कोर पर जोर देना होगा। और कोर पे जोर देने के लिए आपको कोर सब्जेक्ट लेना होगा, कोर को टाइम देना होगा। 6 महीने, जैसे 26 मई में, अभी दिसंबर से देखें तो टाइम है। आपके पास 5 कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, और करंट अफेयर है। करंट अफेयर कोर नहीं है, करंट अफेयर पर जोर आप रोज देते हैं, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, यूट्यूब में जाते हैं, कहीं न्यूज सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के पहलू को अलग से लेके चलते हैं, समझ गए ना। तो आपको सबसे पहले कोर सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। अच्छा देखो, कोर सब्जेक्ट अगर आपका तैयार नहीं है चेला, तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि बात अधूरी रहेगी और कहेंगे यार ये तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ऐसे कहानी से तो कुछ बात बनती नहीं। 2 चीज पर केयर करो, 2 चीज पर। एक करो कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, ठीक, और एक है करंट सब्जेक्ट, करंट। सी फॉर कोर है और सी फॉर ही करंट। अगर तुम कोर सब्जेक्ट की बात करो आप, तो कोर में जैसे मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी वगैरह और साइंस टेक, ये कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट की तैयारी आप करने से अगर आप थोड़ा घचपचाते हैं और सारा जोर मैगजीन और न्यूज़पेपर पे लगाते हैं तो यह डिवीजन ठीक है। हमारा मानना है कि 1/6 अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं
तो 1/6 आप इसको करके देख लीजिए, वही टाइम करंट को देना चाहिए 1/6। और इसलिए कम टाइम में ये तैयार हो जाता है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे माना कोई न्यूज है, इजराइल फलस्तीन का मामला है, आप एक बार अखबार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इंडियन इकोनॉमी का, आरबीआई के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में, इन्फ्लेशन है, महंगाई कैसे बढ़ गई, गरीबी का क्या है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, आप एक बार पढ़ते नहीं समझ में आता। यहां तक कि इतना समझ में नहीं आता कि कोचिंग में हम लोगों को समझाना पड़ता, तब आपको समझ में आता। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा है कि आप मैगजीन पढ़िए, आपको समझ में आता है। प्राइम मिनिस्टर कहां गए थे, क्या करके आए, आप तुरंत पढ़िए, आपको समझ में आता है। तो एक तो करंट अफेयर्स जल्दी समझ में आता है, और दूसरा करंट अफेयर्स एक सप्लीमेंट्री एक सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है कि 100 सवाल उसी से आएंगे। 10-5 सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं, आपने पूरी जान लगा दिया उसमें 4-4 घंटे करंट अफेयर्स में, कहीं ये अखबार, कहीं वो मैगजीन, कहीं इसमें अटके हुए। और कुछ लोग करंट अफेयर्स का तो बीड़ा उठा रखे हैं कि माँ कसम करंट अफेयर में हम अव्वल रहे हैं। यानी कि अगर कोई पूछ लिया कि भैया ये बताओ राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, आपने पटाख से बता दिया, इसका मतलब आप आईएएस की तैयारी करने वाले। ये मतलब इतनी बड़ी गलतफहमी आपने पाल रखा है कि करंट है तो आपका 440 वोल्ट चलता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि करंट अफेयर्स के 2-3 साल पहले एक पेपर शायद 21 या 20 का था, उसमें एक भी सवाल नहीं था, उसके बाद भी 4-5 सवाल थे। अब आपको 50 में सिलेक्शन होता है, मान लो करंट अफेयर का 2-4 सवाल आपको नहीं आता है, तो यार तो 50 नहीं आने पे भी हो जाता है, बस गलत मत करो उसमें, 50 कर लो, 50 छोड़ दो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना सार्थकता के साथ होता नहीं, तो 60-65 करते हो, उसी में 15-20 गलत करते हो, ले देकर के वही 52-53 पे आ जाते हो, काम हो जाता है। तो काम होने से मतलब है, अगर आप काम को बहुत ही समर्पित मन से करें तो स्ट्रेटजी के साथ करें। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, आप कहते हैं एंशिएंट मेडुअल मॉडर्न है, या इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे ले लीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज्यादा सवाल आते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कभी कभी मॉडर्न इंडिया, मेडुअल इंडिया से भी ज्यादा सवाल आए, कभी कभी 3-3 सवाल आपके एंशिएंट से आए हैं। तो आप एक सवाल के लिए काम वही कीजिए, आप ये मत देखिए 3 आता है कि 4। मान लो 10-12 सवाल हिस्ट्री से आता है, एक कोर सब्जेक्ट है, आप उसको कंप्लीट करो। इंडियन पॉलिटी से 15-17 जो भी सवाल आता है, पूरी इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करो। कंप्लीट का मतलब सिर्फ रटना नहीं है। मैंने क्या बोला कि सवाल का जो स्टैंडर्ड है, सवाल का जो स्वरूप है, वो क्या है, फैक्ट है, कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है, इंटेंसिव एनालिसिस है। और इंटेंसिव एनालिसिस एंड कंसेप्ट और आपका एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन मेंस। तो आपका प्रिपरेशन का स्तर अगर मेंस लेवल का नहीं है, तो प्रीलिम्स में आए हुए इस तरीके से कंसेप्चुअल एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको अटका देते हैं, समय बर्बाद करते हैं। और आप सोचते हैं मैं तो पढ़ा था आर्टिकल 14, 15, 17, 20, 22, 50, 26 में क्या लिखा है, इस रटने से सिविल सर्विसेज में नहीं होता है, बल्कि इसके एप्लीकेशन को, इसके इंटेंसिव एनालिसिस, इसके कंसेप्ट को पूरी तरह से जब आप अपने अंदर समा लेते हैं और क्वेश्चन के नेचर के भाव में अपने को उड़ेल देते हैं, थोड़े से इनपुट उसमें डाल देते हैं, तब फटाफट चीजें होती हैं। और आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा इजी है, 30-35 सवाल तो आपको ठीक से समझ में आएंगे, लेकिन 35 सवाल के बाद आप मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना 30-35 सवाल में आपने मेहनत किया, वही 10-15 सवाल और करने में, 15 सवाल में वही मेहनत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरल स्टडीज को पढ़ते हैं, जनरल स्टडी, चलो मान लिया वो अच्छे विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री भी पढ़ा, ज्योग्राफी भी पढ़ा, पॉलिटी भी पढ़ा, इकोनॉमी भी पढ़ा, साइंस टेक भी पढ़ा, करंट अफेयर भी पढ़ा, टाइम का संतुलन भी रखा। कुछ विषय, कोई एमए होता है उसका हिस्ट्री पहले से थोड़ा बेहतर है, कोई संविधान वगैरह पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ने वाला विद्यार्थी, थोड़ा संविधान में उसका हाथ होता है, कोई साइंस टेक वाला है उसका भी थोड़ा सा हाथ उसमें सधा रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कई विषयों के मामले में लापरवाह हो जाएंगे, भाई साइंस टेक हमारा ठीक है चलो यहाँ से कर लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी भी एक एप्लीकेशन है, एबिलिटी और स्किल के साथ अगर उसमें काम नहीं करेंगे तो फिर वो भी आपको अटका सकता है। बहुत सारे एमएससी वाले भी साइंस का सवाल गलत करके आते हैं, बहुत सारे हिस्ट्री वाले भी इतिहास का सवाल गलत करके आते हैं, क्योंकि यह परीक्षा आपका एप्लीकेशन, कंसेप्ट और इंटेंसिव एनालिसिस पर बेस है। अगर इस भाव को नहीं समझेंगे तो तगड़ा झटका मिल जाता है। सबसे पहला काम आपको करना है, कोर सब्जेक्ट पर जोर देना है। दूसरा, आप 1/6, जैसे अगर आप 8 घंटा, मान लो 6 घंटा पढ़ते हैं तो 1/6 6 घंटे आया, 1 घंटे आया, और 1 घंटे आप किसको देंगे, करंट अफेयर्स को। 1 अगर चलो तो 1.25 घंटे दे दो। अब आप 4 घंटे 3 घंटे अखबार में, मैगजीन में, यूट्यूब में, फलाना वेबसाइट में, उसकी कहानी में, चाय पे चर्चा में, चाय की दुकान में, अगर ये सब में घुसे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, तो करंट अफेयर्स का यार उसकी उपस्थिति भी तो दिखनी चाहिए ना। हाँ,
सब्जी 2 लोगों को बना रहे हो, नमक पूरा टाटा का 1 किलो डाल दोगे कढ़ाई में तो सब्जी रहेगा कि नमक रहेगा, आप ही समझ लो। तो आप इस कॉम्बिनेशन को जरा समझो, इस कॉम्बिनेशन की एस्पेक्ट को समझो। हिस्ट्री अगर 12-13 सवाल है, पॉलिटी अगर 14-15 सवाल है, इकोनॉमी अगर 15-17 जो भी वो भी सवाल है, 18-20 सवाल 25 सवाल मान लो भूगोल, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से है, साइंस टेक भी 15-17 है। तो आप इसको अगर कन्वर्जन कर दो, इसको जोड़ दो, कुछ मिसलिनियस होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रखे जा सकते, जिसको आप करंट अफेयर्स ही कह देते हैं मिला जुला करके, जिसका कनेक्टिविटी बन जाती है। अब जैसे आज 12 दिसंबर है, अब 12 दिसंबर को कलकत्ता से राजधानी गई थी दिल्ली। अब मान लो 12 दिसंबर की कोई कहानी हो, कोई बात हो, उसका कहीं पे कोई संदर्भ जुड़ता हो, जैसे 2017 में आपने देखे होंगे 1917 में चंपारण गए थे गांधी जी, तो 2017 में 100 साल हो गया। अब इससे जोड़ करके कोई कनेक्टिविटी अगर बनाता है कमीशन, तो ये हिस्ट्री के साथ भी है, करंट के साथ भी है, अगर कुछ हो रहा हो तो इस तरीके के मैनिपुलेशन जो क्वेश्चंस में होते हैं उस पर भी आपकी मतलब कह सकते हैं कि आस्था होनी चाहिए। ये करंट वरंट नहीं होते हैं, ये एक बहाना मिलता है बात को जोड़ करके बात कहने का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट का कल एक फैसला आया 370 पे कि साहब 370 सही है, मतलब हटाना ठीक है। और हमने अगस्त 2019 में जब 5 अगस्त को ये डिक्लेयर हुआ था कि हटाया जाएगा, गवर्नमेंट ने कर दिया, उसके बाद हमने एक लेख लिखा और हमने लिखा था कि एक बार फिर अगस्त क्रांति। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई कि 5 तारीख को भाई जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाना कोई छोटी घटना तो है नहीं, और ये 370 आप कब से ढो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये ज्यादा बड़ी घटना थी। तो अगर हमने लिखा कि एक और अगस्त क्रांति, तो हमने क्यों लिखा अगस्त क्रांति? क्योंकि हमने हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन दिनों में, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन को ही ले लो, कितना बड़ा एक मतलब आंदोलन था, और या कहा जाए आजादी की लड़ाई थी। तो हमने एक प्रकार से कश्मीर को भी 370 से आजाद किया, तो इसकी कनेक्टिविटी एक जहन में आई, बाकी और कोई खास बात नहीं। अब इसको कोई दूसरे ढंग, एक प्रकार से मैनिपुलेशन हो गया। हमने इस तिथि को यानी 370 को हटाने को लेकर के हम कैसे बताएं कि बहुत बड़ा काम हुआ है, तो यही कह दिया कि एक और अगस्त क्रांति। तो कहने का मतलब है कि आज मैंने फेसबुक उसको डाला भी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और अपने इसको कि मतलब एक बार फिर रिलेवेंसी हो गया, और हमने कहा कि भाई एक बड़े फैसले पर एक सुप्रीम फैसला, 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला हुआ था 370, उसके बाद सुप्रीम फैसला एक और आया सुप्रीम कोर्ट का। तो ये कनेक्टिविटी है, इसको आप करंट ये वो जहां से समझना हो समझिए, लेकिन कोर के बगैर करंट भी नहीं चलता है। इसलिए कोर सब्जेक्ट पे जोर दीजिए और करंट को सप्लीमेंट मानिए। कहते हैं ना कि केवल मोजा है, बट मोजा काम तो करेगा नहीं, जूता भी हो। आपने कहा मोजा मेरा बड़ा अच्छा है, हमने कहा जूता कहाँ है? तो कोर आपका जूता है, मोजा समझ लो सप्लीमेंट है उसका। बिना मोजे के तो काम कर सकते हो, लेकिन बिना जूता कैसे करोगे यार? ठीक वैसे ही अगर करंट अफेयर नहीं भी मान लो कम है, अरे आपने पढ़ा नहीं, वहां पूछा नहीं, लेकिन हिस्ट्री तो पूछ रहा है ना। आप किसी साल का पेपर बताओ जब इतिहास ना आया हो, 2 आया हो, 4 आया हो, आया तो है। तो अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा 2 तरह से रखो, पहले कोर सब्जेक्ट, और कोर पे जोर देने के साथ साथ उसका कंसेप्ट, एप्लीकेशन और उसका इंटेंसिव एनालिसिस और फैक्ट तो रहेगा, को शामिल करके चलो। यानी मुख्य पर जो प्री का सिलेबस है वो मुख्य परीक्षा की भांति तैयार हो। नंबर 1, करंट अफेयर्स में आप जल्दी पढ़ लेते हैं, शीघ्रता से पढ़ लेते हैं, 1 मिनट में 250 शब्द पढ़ा जा सकता है, जल्दी समझा जा सकता है। आप अपनी स्ट्रेटजी को बदलो, यहां पर समय बचाओ, इस पर ध्यान दो। 50 से 52 क्वेश्चन को टारगेट करो। आप अगर ज्योग्राफी आपको बहुत पसंद है तो 20 सवाल के आसपास समझ लो कि आपको मिल सकती है। पॉलिटी भी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, उस पर सबका एक अच्छा पकड़ होता है, तो आप इसमें भी 15-15 सवाल के आसपास की बात कर सकते हैं। आप साइंस टेक के जनरली बीए वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी या साइंस के सवाल में कहीं उलझते हैं, हालांकि हम नहीं मानते कि ये कठिन होते हैं, पढ़ा जाए तो सब सही होते हैं। तो आप अगर कुछ विषयों को, जैसे ज्योग्राफी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, पॉलिटी, अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट से आप 6-7 सवाल, 8 सवाल, 12 सवाल केवल पॉलिटी से, और 15 सवाल केवल, चलो 12 और 8 20 और 15 सिर्फ ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से, 35, 15 ये जोड़ देंगे, 20, 15, 35, इन पर पूरा कंट्रोल कर लो। अभी हमने इकोनॉमी छुआ नहीं, अभी हमने साइंस टेक की बात किया नहीं, करंट अफेयर की बात किया नहीं,
ये बहुत मिनिमम बोल रहे हैं। आप अगर 16 आया है तो मान लो 4 आपको नहीं समझ में आया, 12 तो समझ में आएगा यार पॉलिटी का। मान लो इंडियन नेशनल मूवमेंट में काबू कर लो, मान लो एंशिएंट का, इंडस सिविलाइजेशन का, वैदिक का, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, ये काल वो काल में कहीं गड़बड़ी हो गई, लेकिन गांधी जी के सवालों में क्यों गड़बड़ी कर रही? अगर यहां पर आपने ठीक कर लिया, माना 8 सवाल 35 सवाल हो गए। आप इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई के बारे में तो जानेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे, रेपो रेट के बारे में जानेंगे, कुछ यहां वहां की चीजें तो समझेंगे। भाई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे हल्के में कैसे ले रहे हैं? 5 सवाल अगर इकोनॉमिक्स से उठा लिए, बहुत मिनिमम बोल रहे हैं। 5 सवाल अगर आप साइंस टेक्स उठा लिए, 45 हो गए। 5 सवाल तो आपको आएगा ना करंट अफेयर्स का। तो 3 सब्जेक्ट हमने क्या कहा, 3 पर हम ये नहीं, अगर 100% हम कुछ नहीं बोल रहे, 3 पर 80% जाओ, 75% जाओ, और बाकी 3 पर 50% चले जाओ, तब भी तो तुम्हारा काम हो जाता। भाई हिंदी में 60 मिला, मैथमेटिक्स में 80 मिला, 80 और 60 जोड़ो 140, तब भी तो 70% हुआ। 75% 3 सब्जेक्ट में चले गए। किस में? इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी और ज्योग्राफी। साइंटिफिकली पढ़ो तो बहुत अच्छे विषय हैं ये। अभी हम एंशिएंट मेडिकल को तो छोड़ ही दिए। मान लो 2-2 3-3 सवाल एकाध तो करोगे यार। 10 इतिहास में करोगे, 12 पॉलिटी में करोगे, 15 ज्योग्राफी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में करोगे 37 सवाल, 5 इकोनॉमी में करोगे 42 सवाल, 5 साइंस टेक में करोगे 47 सवाल, 5 करोगे करंट अफेयर में 52 सवाल, हो तो गया प्रीलिम्स। मान लो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, सॉरी ये करंट अफेयर्स में मान लो 15 सवाल आ गए, हो सकता है 8 सही कर लो, हो सकता है इकोनॉमी से 5 हम कह रहे हैं 4 कर पाओ, साइंस टेक से हो सकता है 6 के बजाय 8 कर लो, हो सकता है। पॉलिटी में हम नहीं मानते कि आप 15 में इतना गलत करेंगे। हम नहीं मानते इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि आप इतना गलत करेंगे। मैं ये नहीं मानता कि ज्योग्राफी अगर साइंटिफिकली आपने मौसम विज्ञान ठीक से पढ़े हैं तो बारिश कैसे होती है तो क्या वहां बदल जाएगा क्या? तो जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, जो उसका सकारात्मक पक्ष है, इसका प्रीलिम्स का 4 मेथड से गुजरता है। फैक्ट, कंसेप्ट, एप्लीकेशन एंड इंटेंसिव एनालिसिस, डिपेंड्स ऑन मेन सिलेबस। और 5 जो कोर सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स के अलावा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये आपके मेंस के सब्जेक्ट। इनको उस फॉर्म में ले आइए, डिस्क्रिप्शन में ले आइए, एनालिसिस में ले आइए, एप्लीकेशन में लाइए, और प्रीलिम्स के सवाल के साथ इसको कोलैबोरेट कीजिए। फिर देखिए आनंद कितना बढ़ जाता है। आप केवल प्रीलिम्स पढ़ने वाला विद्यार्थी, हम अच्छी तैयारी वाला उसको नहीं मानते। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको? हमने कहा 30 मिनट में बात को खत्म करेंगे। बात तो हम बहुत लंबा लंबा बोलते हैं, लेकिन टाइम हमने 30 ही मिनट दिया था। अगले किसी हिस्से में इस सब्जेक्ट के जो मनोदशा है, जो भाव है, जो इसके अंदर से सवालों का जो दृष्टिकोण बनता है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हमने जो एनर्जी लगाई और जो आपने सुनने में समय दिया है, इसके बीच में सिर्फ यही संतुलन है कि आप मेंस के साथ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को ठीक से पढ़िए। करंट अफेयर्स पर 1/6 समय दीजिए। अगर आप 12 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा दे सकते हैं, और 12 घंटा आप पढ़ेंगे नहीं, 8 घंटा ठीक। बाकी आवर से होता नहीं है, ये आपके ऊपर है कि दिन में पढ़े, रात में पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, 10 पढ़े, 8 पढ़े, 5 पढ़े, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें हमारी कोई राय नहीं है। और आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कई लोग अंग्रेजी वाले द हिंदू पढ़ते हैं, कहीं कुछ। हमारा ये कहना है कि वो जानकारी, जो जानकारी सिविल सर्विसेज के लिए है और आप बताने की कला से दक्ष हैं, आपका सिलेक्शन है। अखबार पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत लोग तो अखबार ही छापते हैं। किताब रखने से सिलेक्शन होता है तो बुक स्टॉल वाला तो सारी किताब रखा होता है। तो ये सब चीजों में मत उलझिए। इसके जो कोर इश्यूज हैं, जो इसके अच्छे विचार हैं, अच्छे मुद्दे हैं, जो कंपटीशन के अच्छे भाव और भंगिमा से भरे और प्रश्न की प्रकृति से आपका नाता जोड़ने का जो पूरा एक प्रकार सरोकार है, उसको उभारिए। सिलेक्शन उसमें है। यहाँ वहां के आचा पाचा में यार उलझने से कोई फायदा नहीं है। समय बचाओ, युवावस्था को सही इस्तेमाल करो। और जाड़ा है, जब अच्छा पढ़ाई होता है, जाड़े में गर्मी में लगती नहीं, लाइट उठ चली जाए तब भी ठीक रहता है। समझ गया ना बात को? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर करेंगे बंद। अगले किसी लेक्चर में जब होगा तो सब्जेक्ट पर कुछ बातें करेंगे। आप लोग जुड़े, आपने सुना, इसके लिए आपको थैंक यू।